हेलो दोस्तों, इसके पहले 2 लेक्चर जूरिस्प्रूडेंस के हो गए थे। आज तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में क्या क्या तीसरे लेक्चर में आज जूरिस्प्रूडेंस ख़त्म हो जाएगा। तो क्या देखना, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निम्नलिखित में से पहले ये पेन सही कर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं? सामाजिक मान्यता का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, इच्छा का सिद्धांत, हित का सिद्धांत। तो कौन सामाजिक मान्यता का सिद्धांत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विधिक अधिकारों से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत हेयरिंग के द्वारा प्रतिपादित किया है। हेयरिंग के द्वारा कौन सा? इच्छा का सिद्धांत, रियातक, यथार्थवादी, हित का सिद्धांत। तो ये हेयरिंग कौन से सिद्धांत का प्रतिपादक था? हित का। देखो, हित सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? हेयरिंग था, हमेशा याद रखो। जबकि इच्छा का कौन था समर्थक? हीगल था, कांट था तथा ह्यूम था। हीगल, कांट और ह्यूम ये किसके थे? ये इच्छा के सिद्धांत के थे। अन्य सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित थे। इच्छा सिद्धांत के प्रवर्तक, इच्छा सिद्धांत को किसने बदलाव किया? तो ऑस्टिन, हालैंड, पोलाक और विनोग्रे डाफ ने चेंज किया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का लक्षण नहीं है। विधिक अधिकार का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का लक्षण नहीं है? अधिकार धारणा करता, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति, अधिकार की विषय वस्तु, अधिकार की नवीनता। तो कौन सा नहीं संबंधित है? अधिकार की नवीनयन। ठीक है, ये नहीं संबंधित है। और क्या है? सामंड के अनुसार। किसके अनुसार? सामंड के अनुसार। विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व क्या हैं? अधिकार का धारण करना, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति, अधिकार की अंतर्वस्तु, अधिकार की विषय वस्तु, अधिकार का स्वायत्त या हक। ये किसने बताया? सामंड ने बताया। अतः स्पष्ट नवीनयन इसमें नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का तत्व नहीं है? अधिकार का उपभोक्ता अर्थात वह व्यक्ति जिसमें अधिकार निहित है, अधिकार का विषय या संबंधित वस्तु, कार्य का प्रवर्तित रहना, विधिक उपचार। तो कौन सा नहीं है? विधिक उपचार नहीं है। आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? विधिक उपचार नहीं है। अधिकार का उपभोक्ता अर्थात वह व्यक्ति जिसमें अधिकार निहित हो, अधिकार का विषय या संबंधित वस्तु, कार्य प्रवृत्त रहना, ये सब संबंधित है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही उत्तर को इंगित कीजिए। एक व्यक्तिबंधी अधिकार एक ऐसा हित जो केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है। एक व्यक्तिबंधी क्या होता है? एक ऐसा हित जो निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है। एक व्यक्ति का ऐसा हित जो किसी निश्चित या अनिश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध। निश्चित, ये इसमें निश्चित कहता है, इसमें अनिश्चित और निश्चित दोनों कहता है। एक निश्चित व्यक्ति, एक निश्चित, इसमें निश्चित व्यक्ति कह रहा है जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध होता है। अब इसमें भी एक निश्चित व्यक्ति कह दे रहा है, लेकिन अनिश्चित व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। तो क्या व्यक्तिबंधी अधिकार कोई निश्चित व्यक्ति के विरुद्ध होता है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्तिबंधी अधिकार वह होता है जो निश्चित रूप से एक व्यक्ति या कई अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त किया जाता है। इसमें अमारात्मक संबंध किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के कर्तव्यों से होता है, अतः गलत कारावास, मानहानि के विरुद्ध हानिपूर्ति करने का अधिकार है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछे था? ठीक है, चलो ये हो गया। संपूर्ण विश्व के विरुद्ध सुरक्षित हित को कहा जाता है। जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध, लोकलक्षी अधिकार, व्यक्तिलक्षी। तो व्यक्ति के होगा, संपत्ति के होगा, अमूर्त के। तो लोकलक्षी अधिकार क्या होगा? लोकलक्षी। संपूर्ण विश्व के विरुद्ध सुरक्षित हित कौन सा है? लोकलक्षी या सर्वबंधी अधिकार। जबकि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कौन सा है सुरक्षित अधिकार? व्यक्तिलक्षी अधिकार है। अब नेक्स्ट आ जाओ, सर्वबंधी अधिकार प्राप्त होता है निम्न में से किसके विरुद्ध प्राप्त होता है? सर्वबंधी अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होता है? सर्वबंधी अधिकार किसके? केवल विशेष व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, केवल सरकार, किसके विरुद्ध? प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध होता है। सर्वबंधी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध होता है। सही उत्तर को इंगित कीजिए। एक सर्वबंधी अधिकार स्वाभिहीन संपत्ति में एक हित है।
एक सर्वबंधी अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध संरक्षित एक हित है। एक सर्वबंधी अधिकार एक निश्चित वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध एक हित है। एक सर्वबंधी अधिकार केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध हित संपूर्ण विश्व के विरुद्ध हित उपलब्ध नहीं है। तो क्या है? एक सर्वबंधी अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध संरक्षित एक हित है। एक सर्वबंधी अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध विरुद्ध संरक्षित एक हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवध बाधित ऋण किसे कहते हैं? एक पूर्ण अधिकार, एक अपूर्ण अधिकार, सर्वबंधी अधिकार। तो अवध बाधित ऋण एक अपूर्ण अधिकार है। सामंड के अनुसार अपूर्ण अधिकार को निम्न प्रकार रखा गया है। मर्यादा लिमिटेशन, अपरिवर्तित दावे विशेषता जो साक्ष्य के अभाव में परिवर्तनीय हैं, विदेशी ऋणों पर देय मूल्य के विदेशी राज्यों के विरुद्ध दावे। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? समय बाधित ऋण के उदाहरण। समय बाधित के ऋण के विशिष्ट उदाहरण कौन सा है? अपूर्ण अधिकार है। ये तो अभी बताया, समय बाधित ऋण अपूर्ण अधिकार है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेरा अधिकार मेरे साथ अधिकार विधि की एक संतान है? मेरे साथ अधिकार विधि की एक संतान एक प्रकृति अधिकार का ऐसा पुत्र जिसका कोई पिता नहीं है। ये किसने कहा है? ये जेनेरी बेंथम ने। बेंथम कहता है कि क्या बोलते हैं, मेरे साथ अधिकार विधि की एक संतान है। अधिकार जो है, राइट जो है, वो क्या है? विधि की एक संतान है। तो क्या हुआ? ला एक पिता हो गया। किसका पिता हो गया? राइट का। राइट का पिता कौन है? ला है। परंतु जो नेचुरल अधिकार एक ऐसा पुत्र जिसका नेचुरल ला का कोई फादर नहीं है, नो फादर, नो फादर, इसके नेचुरल लॉ के कोई फादर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, जेनेरी बेंथम कहता है। नेचुरल लॉ का विरोधी था ना, तो इस वजह से वो कहता है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या कहता है? अरे सॉरी, जेनेरी बेंथम की व्याख्या के अनुसार जेनेरी बेंथम ने कहा कि मेरे साथ, क्या कहता है, मेरे साथ अधिकार विधि की एक संतान, एक प्रकृति, एक ऐसा पुत्र है जो क्या, जिसका कोई पिता नहीं रहा। अ राइट विथ मी इज अ चाइल्ड ऑफ लॉ, अ नेचर लाइट इज अ सन ऑफ द नेवर हैड अ फादर। किसने कहा है कि अधिकार विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है? किसने कहा है अधिकार विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है? ये किसने कहा है? ये क्या कहेगा? हेयरिंग कहेगा। हेयरिंग कहेगा। कौन कहेगा? हेयरिंग कहेगा। कौन कहेगा? हेयरिंग कहेगा। हेयरिंग क्या कहता है? अब देखो, हेयरिंग को सुनो। यह कथन समानता सामंड का, किंतु विकल्प में अभाव होने को हियरिंग को उत्तर माना जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि अधिकार विधि द्वारा संरक्षित। आनंद के अनुसार विधिक अधिकार एक प्रकार की शक्ति है जो राज्य में प्रशासकीय व्यक्ति में राज्य की सहमत और उसकी सहायता और अंतर्निहित है, और इस शक्ति द्वारा प्रशासकीय व्यक्ति दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। आस्तीन अधिकारों को एक प्रकार का गुण कहते हैं जो दूसरों को ऐसे अधिकार के संबंध में कुछ करने अथवा न करने की विधिक दृष्टि से बाध्य करते हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहना? परिभाषित किया है, मतलब किसने कि अधिकार विधि के नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त एक संरक्षित। अब यहाँ हेयरिंग नहीं होंगे, यहाँ हेयरिंग नहीं होंगे। अब यहाँ कौन हो जाएगा? सामंड हो जाएंगे। जब सामंड नहीं देगा तब हेयरिंग हो जाएंगे। विधिक अधिकार एक ऐसा हित है जो क्या है? विधि द्वारा मान्यता प्राप्त, विधि द्वारा संरक्षित, दोनों। विधि द्वारा मान्यता है, सामंड कहता है। विधिक अधिकार कैसा है? विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और विधि द्वारा संरक्षित है। कौन कहता है? सामंड कहता है। विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है, विधि द्वारा संरक्षित है। गोवर्थ के अनुसार मानव वधोन्माद योजना अभिष्ट शिकार न बनाए जाने का अधिकार एक सर्वबंधी अधिकार है। इसको मानवाधिकार कहते हैं। अलान गोवर्थ के अनुसार मानव वधोन्माद योजना अभिष्ट शिकार न बनाए जाने का अधिकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है। नेक्स्ट आ जाओ,
क्या कहता है? व्यक्ति तत्वार्थार्थ जिसके अधिकार एवं कर्तव्य के लक्षण है। यह किसने कहा? व्यक्ति तत्वार्थार्थ जिसके अधिकार एवं कर्तव्य लक्षण है। अधिकार और कर्तव्य किसने कहा? सामंड ने कहा। सामंड के अनुसार क्या है? विधिक अधिकार पांच तत्व होते हैं। अधिकार को धारण करने वाला, अधिकार से जो प्रतिबद्धित मतलब आधार से जो आबद्ध है, आधार की अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर क्या है, आधार की विषय वस्तु क्या है, आधार का स्वातत्व स्वामी कौन है, अधिकार का स्वातत्व स्वामी कौन है। तो धारणा अधिकार क्या होता है? अधिकार देखो, अधिकार में क्या क्या आएगा? अधिकार में क्या क्या आएगा? नंबर 1 धारण करने वाला। नंबर 2 आबद्ध व्यक्ति। नंबर 3 कौन आ जाएगा? अंतर्वस्तु आ जाएगा, वस्तु आ जाएगा। नंबर 4 क्या आ जाएगा? विषय वस्तु, अंतर्वस्तु विषय वस्तु हो जाएगा। ठीक है। नंबर 5 क्या हो जाएगा? स्वातत्व हो जाएगा। तो अधिकार के ये सब याद करने ना, धारण, आबद्ध व्यक्ति, अंतर्वस्तु, विषय वस्तु और स्वातत्व, तो ये सब हो जाएंगे अधिकार के। अब आ जाओ नेक्स्ट। तुरुप का पत्ता माना है। अधिकार को तुरुप का पत्ता किसने माना है? ये मानता है डवार्किन मानता है। तुरुप का पत्ता किसे मानता है? अधिकार को डवार्किन मानता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कहता है कि देखते हैं, एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य करने का अधिकार ड्यूगिट महोदय का है। किसका? ड्यूगिट का है। ड्यूगिट कहता है, ड्यूगिट इसको रट लेना। ड्यूगिट क्या कहता है कि ड्यूगिट बहुत शानदार चीज कहता है क्या? पूर्णतया अस्वीकार करते हुए कहता है कि मनुष्य के अधिकार होते ही नहीं हैं, बल्कि वह केवल कर्तव्य होता है। ड्यूगिट मतलब ये तानाशाही की भी बात एक हिसाब से देखो ना, मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं होता, केवल वो अपने ड्यूटी करे। ड्यूगिट ने कहा ड्यूटी को मान्यता दिया, केवल वो अपनी ड्यूटी करे। ड्यूगिट ने अधिकार की संकल्पना अनैतिक तथा समाज के हितों के विरुद्ध मानते हुए उसे विधि से बहिष्कृत करने किए जाने पर बल दिया। ड्यूगिट सामाजिक समेकता, सॉलिडेरिटी तथा कर्तव्यों के पालन को ही विधि का आधार मानता है। मतलब ड्यूगिट ड्यूटी को ही, ड्यूटी मतलब ड्यूटी, ड्यूगिट से ड्यूटी याद कर लो। वो अधिकार को कोई कहता है तुम्हारा अगर अधिकार कोई भी है तुम्हारे पास, वैसे तो कोई अधिकार नहीं, अगर तुम्हारा कोई अधिकार है तो तुम्हारा ये अधिकार है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। ये कौन कहता है? ड्यूगिट कहता है। नेक्स्ट आ जाओ। अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? अनैतिक और समाज हित के विरुद्ध अवधारणा किसने दिया कि अधिकार की अवधारणा को कि अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया गया। किसने? ड्यूगिट महोदय ने कहा। ड्यूगिट महोदय ने कहा कि अधिकार को क्या माना? अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध। ड्यूगिट क्या कहता है? वो राइट को ही सारा मान्यता देता है। ड्यूगिट किसको देता है? राइट को। ड्यूगिट ड्यूटी को ही सारा मान्यता देता है। अधिकार को कहता है अनैतिक है और वह समाज के हित के विरुद्ध है। अधिकार को क्या कहता है? कहता है अनैतिक है, समाज के हित के विरुद्ध, यानी कि अधिकार का वो घोर विरोधी था। अधिकार वो देना ही नहीं चाहता था। ड्यूगिट समाज में व्यक्तियों को अधिकार ही नहीं देना चाहता था। वो केवल समाज के व्यक्तियों से चाहता था वो केवल अपनी ड्यूटी करें। तो कौन कहता था? ड्यूगिट कहता था। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? एकमात्र अधिकार जो एक व्यक्ति के पास रहता है वह सदैव अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का अधिकार। ये भी किसका हो जाएगा? ड्यूगिट नहीं दिए हैं तो कामटे मार देना। एकमात्र अधिकार जो व्यक्ति के पास रहता है वह सदैव अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का अधिकार। यह कथन वास्तव में कामटे का ही है। ड्यूगिट ने इसे हमेशा इसका उल्लेख किया है। वास्तव में ये कथन किसका? कामटे का है, लेकिन इसका प्रयोग किसने किया? ड्यूगिट ने किया है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अधिकारों के 4 विधिक सहवर्ती के रूप में विश्लेषण द्वारा किया गया था। किसने? रास्कोपाउंड ने, राडिन ने, हाफेल्ड ने, कोकाउरख ने। तो किसने? हाफेल्ड ने किया। किसने किया? हाफेल्ड ने।
विधिक सहवर्ती के रूप में विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है? हाफेल्ड के अनुसार। हाफेल्ड ने विधिक अधिकारों संबंधी प्रमुख 4 अवधारणा अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति और उन्मुक्त की सहवर्ती तथा विपरीतार्थी धारणाओं का विश्लेषण किया। हाफेल्ड के अनुसार अधिकार का सहवर्ती कर्तव्य, स्वतंत्रता का सहवर्ती अधिकार की शून्यता, शक्ति की सहवर्ती अधीनता एवं उन्मुक्तियां सहवर्ती एवं निर्योग्यता है। ये कौन कहता है? अधिकार के लिए कहता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता हाफेल्ड के अनुसार कौन कौन स्वतंत्रता का सहवर्ती है? कर्तव्य, दायित्व, अयोग्यता, अधिकारहीनता एवं दावाहीनता। कौन कौन? तो अधिकारहीनता और दावाहीनता, अधिकारहीनता और दावाहीनता, अधिकारहीनता, दावाहीनता, अधिकारहीनता, दावाहीनता। हाफेल्ड के अनुसार स्वतंत्रता का सहवर्ती अधिकारहीनता, दावाहीनता, अधिकारहीनता, दावाहीनता। हाफेल्ड ने सहवर्तियों के साथ नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़े में गलत जोड़े को इंगित कीजिए। अधिकार है तो कर्तव्य होगा, स्वतंत्रता है तो अधिकारहीनता होगा, उन्मुक्त है तो लाभ होगा, उन्मुक्त है तो दावा होगा, शक्ति है तो दायित्व होगा। तो ये सी वाला गलत है, सी वाला गलत हो जाएगा। हाफेल्ड के अनुसार विधिक संबंध धारणाओं में सहवर्ती और विपरीतार्थिक धारणाओं से संबंध है। हाफेल्ड के अनुसार उन्मुक्तियों का सहवर्ती निर्योग्यता होता है, ना कि विशेषाधिकार या लाभ होता है। उन्मुक्ति का क्या होता है? निर्योग्यता होता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है नेक्स्ट? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विधिक सह संबंधी है? कौन सा युग्म विधिक सह संबंधी है? शक्ति का अधिकार शून्यता, शक्ति का निर्योग्यता, स्वतंत्रता का कर्तव्य, उन्मुक्ति का निर्योग्यता। तो सही कौन है? उन्मुक्ति का निर्योग्यता। इसको याद कर लेना, खूब पूछता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट दिया है प्रकार। देखो स्वतंत्रता है तो क्या हो गया? स्वतंत्रता तो अधिकार की शून्य हो जाएगा, अधिकार नहीं। स्वतंत्रता तभी आएगी जब अधिकार शून्य हो जाएगी। शक्ति है तो अधीनता होगी, शक्ति है तो अधीनता होगी, शक्ति है तो अधीनता होगी। उन्मुक्ति है तो निर्योग्यता होगी, उन्मुक्ति है तो निर्योग्यता। सामंड के अनुसार शून्यता को स्वतंत्रता का सहवर्ती माना। उन्मुक्ति विधिक अधिकार से भिन्न है तथा इसका सहवर्ती तत्व निर्योग्यता है, जबकि कर्तव्य और अधिकार सहवर्ती हैं तथा शक्ति और दायित्व सहवर्ती हैं। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विधिक सहवर्ती नहीं है? तो शक्ति निर्योग्यता विधिक सहवर्ती नहीं है, शक्ति निर्योग्यता विधिक सहवर्ती नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाओ। अब इसको देख लो, इसमें क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट है? क्या कहता? अधिकार और कर्तव्यों का प्रसिद्ध विश्लेषण किया। किसने? ड्यूगिट ने, सामंड ने, केल्सन ने, हाफेल्ड ने। ड्यूगिट ने, सामंड ने, केल्सन ने, हाफेल्ड ने। तो हाफेल्ड ने किया, ये पहले भी बता चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ। कर्तव्य का आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है। कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है। कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान डाइसी का है। किसका? कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है। डाइसी ने क्या कहा? कर्तव्य को आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान कहा गया। ग्रे के अनुसार कार्यों को करने या न करने की बाध्यता ही कर्तव्य है। ग्रे के अनुसार कार्य को करने या न करने की बाध्यता ही कार्य को करने या न करने की बाध्यता ही कर्तव्य है। ये किसने? डाइसी ने कहा। फिर नेक्स्ट आ जाओ कि कौन सा कर्तव्य निरपेक्षता कर्तव्य नहीं है? कौन सा कर्तव्य निरपेक्षता कर्तव्य नहीं है? स्वयं के प्रति कर्तव्य, व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, ईश्वर के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के। तो व्यक्ति के प्रति कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य नहीं? स्वयं के प्रति, ईश्वर के प्रति, संपूर्ण। तो बाकी सब निरपेक्ष है। ऑस्टिन के अनुसार निरपेक्ष 3: मानवता के प्रति ईश्वरीय कर्तव्य, पशु के प्रति, अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति। समुदाय के प्रति कर्तव्य तथा स्वसंबंधी कर्तव्य, स्वयं से संबंधित कर्तव्य, प्रभु सत्ताधारी या राज्य के प्रति कर्तव्य, नागरिकों के राज्य के प्रति कर्तव्य। अतः ऑस्टिन के अनुसार एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। यह विचार की कतिपय कर्तव्य निरपेक्ष निम्नलिखित द्वारा समर्थित है। सामंड द्वारा, हाफेल्ड द्वारा, ऑस्टिन द्वारा। तो किसने? ऑस्टिन ने कहा। क्या कहा कि यह विचार है कि कतिपय कर्तव्य निरपेक्ष है। कतिपय निरपेक्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको देखो, देख लिया जाए।
ऑस्टिन के अनुसार कर्तव्य सापेक्ष तथा निरपेक्ष दो प्रकार के होते हैं। कर्तव्य सापेक्ष और निरपेक्ष। तो सापेक्ष कर्तव्य में उनका आशय ऐसे कर्तव्यों से है जिनके साथ कोई सहवर्ती अधिकार अवश्य जुड़ा होता है, जबकि निरपेक्ष कर्तव्य ऐसा होता है जिसके साथ कोई सहवर्ती नहीं जुड़ा होता है। किसके अनुसार चार प्रकार के आत्यांतिक कर्तव्य होते हैं, अर्थात अपने प्रति कर्तव्य, अनिश्चितता, व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य तथा ऐसों के प्रति कर्तव्य जो मनुष्य नहीं हैं। ये किसने कहा है? ये ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन क्या कहता? जॉन ऑस्टिन ने निरपेक्ष कर्तव्यों को चार भागों में वर्ग स्वयं के प्रति, अनिश्चित लोगों या जनसाधारण के प्रति कर्तव्य, मानव जाति, ये ड्यूगिट का उल्टा था, विभिन्न लोगों जैसे ईश्वर, पशुओं आदि के प्रति कर्तव्य, संप्रभु या राज्य के प्रति कर्तव्य। मतलब सबको कर्तव्य भी बताता क्या? स्वयं के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, अनिश्चित लोगों साधारण के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। कौन कहता? ऑस्टिन कहता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। सर क्या कहता है कि पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार लागू होने पर बल देता है। सकारात्मक नकारात्मक अधिकार, सांपातिक और व्यक्तिगत, सर्वबंधी और व्यक्तिबंधी अधिकार। तो ये सब क्या होता है? पूर्ण और अपूर्ण क्या होता है? अरे यार क्या हो जा रहा है? पूर्ण और अपूर्ण क्या होता है? लागू होने पर बल देता है, ये ए हो जाएगा। फिर उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है? अन्य पर प्रभाव बल देना, ये बी हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद सांपातिक एवं व्यक्तिगत, तो सांपातिक और व्यक्तिगत क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और फिर परिवर्तन के क्षेत्र पर बल देना, तो सर्वबंधी अधिकार और व्यक्तिबंधी अधिकार, डी हो जाएगा। चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक व्यक्ति नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मूर्ति विधिक व्यक्ति है, मूर्ति विधिक व्यक्ति है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या पूछता है? इसका केस देख लेना विधिक व्यक्ति वाला। क्या कहता है? प्रेमनाथ प्रद्युम्न कुमार मलिक, प्रेमनाथ प्रद्युम्न कुमार मलिक में बताया गया। प्रेमनाथ वर्सेस प्रद्युम्न कुमार मलिक में बताया गया कि मूर्ति एक अवयस्क के रूप में विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। मूर्ति एक अवयस्क के रूप में विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। निम्नलिखित में से विधिक व्यक्ति नहीं है। कौन नहीं है? ये मस्जिद नहीं है, विधिक व्यक्ति मस्जिद नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक व्यक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विधिक व्यक्ति नहीं है? दुर्गा भगवती मूर्ति, केरल मस्जिद, विधिक व्यक्ति नहीं है, मस्जिद। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से विधिक व्यक्ति नहीं है, लोक सेवा आयोग, ये भी छोड़ दो। निम्न किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है? तो किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता? एक कोष को विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, ये भी छोड़ दो। निगम है, क्या है? प्रकृति व्यक्ति है, विधिक व्यक्ति है, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकृति और विधिक दोनों है। निगम क्या है? इसको देख लो। निगम क्या है? प्रकृति व्यक्ति और विधिक व्यक्ति। प्रकृति व्यक्ति हो नहीं सकता है, ये विधिक व्यक्ति है। सॉरी गलत हो गया था मुझसे। ये क्या है? विधिक व्यक्ति है। निगम एक विधिक व्यक्ति है, या विधिक व्यक्तियों का एक ऐसा कृत्रिम या काल्पनिक व्यक्ति होता है जो विधि की दृष्टि से तो व्यक्ति है किंतु तथा वह वस्तुतः मनुष्य नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार और कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं। एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार और कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं। ग्रे कहता है, ग्रे ने विधिक व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार एवं कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं। सामान्य के अनुसार विधिक व्यक्ति वह है जो विधि के अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। पैटर्न के अनुसार विधिक व्यक्ति एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कुछ इकाइयों की रचना होती है जिसमें अधिकार निहित किए जा सकते हैं। एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार एवं कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं, ग्रे कहता है। फिर निगमित व्यक्ति का सिद्धांत,
कल्पित सिद्धांत है, कोष्टक का सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, इच्छा का सिद्धांत। तो किसका? इच्छा का। कल निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है, कौन सा है? कल्पित भी है, यथार्थ भी है, कोष्टक भी है। निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है, इच्छा का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब हैं। कल्पनार्थ कोष्टक के विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। यथार्थवादी सिद्धांत भी विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है, जबकि हित और इच्छा का सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित है। इच्छा और इसका विधिक अधिकार से संबंधित। विधिक व्यक्तित्व के कल्पनार्थ और कोष्टक के सिद्धांत एक साथ विकल्प में होने के कारण सही उत्तर डी होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निगमित व्यक्ति से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत निगमित व्यक्ति से संबंधित नहीं है? हित। हित निगमित व्यक्ति से नहीं संबंधित है। निगमित व्यक्ति से कौन संबंधित नहीं है? हित नहीं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला था, कौन था? यथार्थवादी ग्रीक था। निगमित व्यक्तियों के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन विधिशास्त्री ग्रीक ने किया, जबकि ब्रिंज ने प्रयोजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाफेल्ड ने अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रसिद्ध विश्लेषण किया। केरसक ने विधिशास्त्र के विशुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन सा विधिक व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो विधिक व्यक्तित्व का सिद्धांत कौन सा नहीं है? हित का सिद्धांत। निगमित व्यक्ति से संबंधित सिद्धांत का हेयरिंग का, कोष्टक का सिद्धांत, सेवेगनी का, ग्रे का, हालैंड का, केल्सन का कल्पनार्थ सिद्धांत, डाइसी, सेवेगनी, सामंड और रियायत सिद्धांत। ग्रीक का यथार्थवादी सिद्धांत तथा ब्रिंज का प्रयोजन सिद्धांत। हित सिद्धांतों का संबंध विधिक अधिकार से है। अब नेक्स्ट आ जाओ। विधिशास्त्र में कोष्टक सिद्धांत जिस विषय से संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है, विनिश्चय आधार से संबंधित है, विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है, कब्जा से संबंधित। तो किससे? विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। अब नेक्स्ट आ जाओ। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हेयरिंग द्वारा ब्रैकेट का सिद्धांत। हेयरिंग द्वारा ब्रैकेट या कोष्टक का सिद्धांत। हेयरिंग ने ब्रैकेट या कोष्टक का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा से संबंधित है। हेयरिंग ने के मतानुसार निगमन के रूप में सृजित विधिक व्यक्तित्व को एक कोष्टक सदृश समझा जाता है। निगमन व्यक्ति कैसा होता है? विधिक व्यक्तित्व एक कोष्टक के रूप में, जो मात्र सदस्यों के एकत्रित रूप से प्रदर्शित होता है। अमेरिका विधिशास्त्री हाफील्ड ने इस सिद्धांत की आलोचना की। हेयरिंग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? हाफील्ड ने की थी। किसने की थी? हाफील्ड ने की थी। हेयरिंग के सिद्धांत की आलोचना हाफील्ड ने की थी। नेक्स्ट आ जाओ। कल्पना का सिद्धांत निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस एक से संबंधित है? कल्पना का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित। कल्पना का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। कल्पना का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा से संबंधित, जिसका प्रतिपादन निगमित व्यक्ति के संबंध में किया गया है। ग्रे, हाफेल्ड, सेवेगनी, सामंड कल्पना सिद्धांत के समर्थक विधिशास्त्री हैं। विधि व्यक्तियों से संबंध अन्य प्रमुख सिद्धांत यथार्थ, कोष्टक, प्रयोजन या रियासत का सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाओ। सेवेगनी द्वारा विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया। क्या प्रस्तावित? काल्पनिक सिद्धांत। क्या प्रस्तावित किया गया? काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। किसने कहा है कि अजन्मे शिशु को विधिक अस्तित्व नहीं होता है? वह क्योंकि वह अधिकार रहित होता है। ये किसने? पैटर्न कहता है। पैटर्न के अनुसार क्या होता है? विधिक व्यक्ति अजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वह अधिकार रहित होता है, पैटर्न ने कहा। नेक्स्ट आ जाओ। ये गुरु ग्रंथ साहब को जानते हो? विधिक व्यक्तित्व किसमें माना गया? श्रीमण गुरु ग्रंथ कमेटी कब 2000 का केस है ये। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सोमनाथ दास वाले केस में। अब आ जाओ। निम्नलिखित में से किस वाद में निगमित व्यक्ति का पर्दा? सॉलोमन एंड सॉलोमन, इसमें डेमलर कंपनी बनाम कॉन्टिनेंटल। तो डेमलर बनाम कॉन्टिनेंटल। निगमित कंपनियों के पीछे कार्यरत व्यवस्थित व्यक्तियों के सावर्ती कार्यों का निगमन का पर्दा हटाना कहा जाता है। डेमलर बनाम कॉन्टिनेंटल टायरवाद में निगमित व्यक्ति को पर्दा हटाने तथा न्यायालय में अब निर्धारित किया कि कंपनी का वास्तविक प्रकृति की अवधारणा करने के लिए पर्दा हटाने का होता है। सॉलोमन एंड सॉलोमन
अब देखो सालोमन एंड सालोमन क्या होता है, किसी कंपनी के निगमन के संबंध में विचार करते समय विधिक व्यक्तित्व से उत्पन्न होने वाले कर्तव्य और दायित्वों पर विचार किया जाना, ना कि उसके पीछे कार्यरत वास्तविक व्यक्तियों की कार्रवाई पर है। नेक्स्ट आ जाओ। इस अवधारणा के फलस्वरूप न्यायालय ने निगमन पर्दा नहीं हटाया। इस अवधारणा ने निगमन पर्दा नहीं हटाया, कंपनी के सदस्यों को पृथक स्वीकार किया। पीपल्स प्लेजर पार्क अपन रोजल्ट अमेरिकावाद में अब निर्धारित किया कि समाहित निगमन का प्रमुख लक्षण यह है कि वह कुछ उद्देश्यों के संबंध में अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व रखे। स्मिथ स्टोन नाइट के बाद में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जनक कंपनी को अपने कराधीन आय में से गौड़ कंपनी को नुकसान राशि का घटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाओ। घूंघट को उठाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। घूंघट को उठाने का सिद्धांत सालोमन वर्सेस सालोमन में प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट है, सालोमन वर्सेस सालोमन में प्रतिपादित किया गया था। अब आ जाओ नेक्स्ट। कथन किसका? जीवित व्यक्ति आता जाता है किंतु विधि की यह कृत्य सर्वथा रहती है। किसने कहा था? यह सामंड ने कहा था। किसने कहा था? सामंड ने कहा था। सामंड ने कहा था। एक एकल निगमित क्रमवर्ती व्यक्तियों की एक निगमित श्रृंखला है, इसके बारे में सामंड का कथन है कि जीवित व्यक्ति आता जाता है किंतु विधि की यह कृत्य हमेशा के लिए एक रहती है। कौन कहता है? सामंड महोदय कहते हैं। फिर आ जाओ प्रयोजन का सिद्धांत। कोष्टक का सिद्धांत किसका है? कोष्टक का सिद्धांत हेयरिंग का है। कोष्टक का सिद्धांत हेयरिंग का, जो जानते हो पहले वो मिला लो। कल्पनार्थ का सिद्धांत किसका है? सामंड का है। कल्पनार्थ वाला सिद्धांत किसका है? और यथार्थवादी सिद्धांत किसका? ग्रीक का है। यथार्थवादी ग्रीक का है। और फिर प्रयोजन का सिद्धांत किसका होता है? ब्रिंज का हो जाता है। प्रयोजन का सिद्धांत ब्रिंज का हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। एक विश्वविद्यालय विधिक व्यक्ति है। ठीक है, दोनों सही है। फिर आ जाओ। लोक संपत्ति को अर्जित कर सकता और उसे रख सकता। लोक निगम सृजन और एक परिनियम के द्वारा होता है या परिनियम उसे विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो इसको पढ़ लो। किसी भी लोक निगम का सृजन एक परिनियम के अधीन होता और यह परिनियम उसे विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता। लोक निगम संपत्ति का अर्जन कर सकता, उसे अपने विधिक प्रयोजन के अंतर्गत रख सकता। अतः ए और आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आ जाओ। स्वामित्व के संदर्भ में हेनरी मैन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? चिरभोग का सिद्धांत, अभाव का सिद्धांत। चिरभोग का सिद्धांत, अभाव का सिद्धांत। नेक्स्ट कौन है? हेनरी मैन। चिरभोग का सिद्धांत और उसका अभाव का। फिर एक आ जाता है सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत और फिर आ जाता है नियंत्रण का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत। इंग्लैंड के ऐतिहासिक विधिशास्त्र के संस्थापक, ऐतिहासिक के कौन संस्थापक करने माने जाने वाले? सर हेनरी मैन। तो स्वामित्व के संबंध में सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। स्वामित्व के संदर्भ में नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक हॉलैंड है, जिनके अनुसार किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण स्वामित्व कहते हैं। पूर्ण नियंत्रण किसे कहते हैं? स्वामित्व को कहते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि स्वामित्व एक निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है? तो ये किसने सब कुछ दे दिया? ऑस्टिन कहता था। ऑस्टिन ने स्वामित्व को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वामित्व एक निश्चित वस्तु पर एक ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है। तो ये किसने कहा? कि ऑस्टिन ने कहा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है नेक्स्ट? क्या है? ऑस्टिन द्वारा स्वामित्व द्वारा दी गई परिभाषा किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण, उपभोग की दृष्टि से अनिश्चित और अवधि की दृष्टि से असीमित वस्तु का स्वामी के रूप में धारण करने का आशय। तो ये क्या है? वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण की बात नहीं, बाकी तीनों बात करता है। तो इसका दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है। स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण। हालैंड कहता है स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है। नेक्स्ट आ जाओ। किसने कहा है कि स्वामित्व एक व्यक्ति और एक चीज को
स्वामित्व की विषय वस्तु के बीच के संबंध को प्रकट करता है। किसने कहा? स्वामित्व एक व्यक्ति और एक चीज के स्वामित्व के विषय वस्तु के बीच में संबंध, रिलेशन बताता। किसके बीच में? एक व्यक्ति और एक चीज के बीच में रिलेशन बता। स्वामित्व की विषय वस्तु रिलेशन बताती है। ये किसने कहा? जॉन सामंड ने कहा। रिलेशन कौन बताता है? सामंड ने कहा। सामंड के अनुसार क्या बताया? परस्पर संबंध प्रतीत होता है। और पोलाक के अनुसार किसी वस्तु का विधिक उपयोग बेहद संपूर्ण स्वामित्व है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। स्वामित्व एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति और स्वामित्व के विषय वस्तु के बीच में होता है। स्वामित्व व्यक्ति और उसमें निहित किसी अधिकार के बीच का संबंध होता है। स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय होता है। स्वामित्व लोक विधि की एक संस्था है। कि स्वामित्व लोक विधि की एक संस्था। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आ जाओ। कौन सा सही नहीं है? इसको पकड़ो। स्वामित्व के पदार्थ पर भौतिक नियंत्रण की शक्ति होती है किंतु उपभोग की नहीं। तो यही गलत हो जाएगा, पहला ही। स्वामित्व के पदार्थ पर भौतिक नियंत्रण उपयोग दोनों की शक्ति होती है। स्वामित्व इच्छा के अनुसार प्रबंध होता है। स्वामित्व में दूसरों को विरत रखकर स्वयं कब्जा रखने की शक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व का गुण नहीं है? कौन सा? संपत्ति दान करने का अधिकार, केवल अधिभोग का, यही है। नेक्स्ट आ जाओ। 9 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वामित्व की परिधि में नहीं आता। स्वामित्व कब्जे का अधिकार, कब्जे हटाने का अधिकार, उपभोग और उपभोग का नष्ट करने का अधिकार। तो कब्जे से हटाने का अधिकार स्वामित्व की परिधि में नहीं आता है। स्वामित्व की परिधि में कब्जे हटाने का अधिकार नहीं आता। नेक्स्ट आ जाओ। स्वामित्व का गलत वर्गीकरण। स्वामित्व का गलत वर्गीकरण। सीधा और मध्यस्थ स्वामित्व। सीधा और मध्यस्थ स्वामित्व का वर्गीकरण मूर्त, अमूर्त स्वामित्व, न्याय, लाभप्रद स्वामित्व तथा पूर्ण सीमित स्वामित्व से किया जाता है। जबकि सीधा और मध्यस्थ स्वामित्व का वर्गीकरण गलत है। स्वामित्व 6 प्रकार के होते हैं। मूर्त और अमूर्त, न्यास स्वामित्व और हितधारी स्वामित्व, निहित स्वामित्व, समाश्रित स्वामित्व, विधिक व सामयिक स्वामित्व, एकल सा स्वामित्व, पूर्ण एवं सीमित स्वामित्व। फिर क्या था? स्वामित्व का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है? मध्यवर्ती और तात्कालिक स्वामित्व। गलत उत्तर क्या है? मध्यवर्ती और तात्कालिक नहीं है, बाकी सब है। मूर्त अमूर्त है और उसके बाद एकल भी है, एकल सा स्वामित्व, निहित और समार्थी। मध्यवर्ती और तात्कालिक नहीं है। मध्यवर्ती और तात्कालिक नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। किसी वस्तु को कब्जे वाले व्यक्तियों के पास असली मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ बेहतर हक होता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस वाद में? इसमें आर्मरी वर्सेस डेलामाया, आर्मरी वर्सेस डेलामाया, आर्मरी वर्सेस डेलामाया। कब्जे को समस्त लोगों के विरुद्ध, समस्त लोगों क्या अंग्रेजी के विधि के कर्तव्य कब्जे समस्त लोगों के विरुद्ध एक क्या है? एक अच्छा हक माना जाता है। विधिक की मान्यता है यह है कि किसी भी संपत्ति पर सदोष कब्जा धारण करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने के अलावा अन्यों की तुलना में बेहतर हक रखता है। इस संदर्भ में आर्मरी वर्सेस डेलामरी का उल्लेख है, जिसमें अभिव्यक्त किया गया किसी वस्तु के कब्जा व्यक्ति की असली मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ क्या होता है? बेहतर हक होता है। नेक्स्ट आ जाओ। किसी खोई हुई वस्तु को उसे पाने वाले वस्तु पर स्वामित्व को छोड़कर संपूर्ण विश्व के प्रति, ये किस केस में कहा गया? ये ब्रिजेस वर्सेज हाक्सवर्थ के केस में कहा गया। सर्वप्रथम किस? ब्रिजेस वर्सेस हाकवर्थ के केस में। ब्रिजेस वर्सेस हाकवर्थ के केस में निर्णित हुआ किसी खोई हुई वस्तु पर ये वस्तु की अगर बात करेगा तो ब्रिजेस हो जाएगा, और संपत्ति की अगर बात करेगा, जमीन वमीन की बात करेगा तो आर्मरी वर्सेस डेलामेरी। आर्मरी कब्जे के बात करेगा, आर्मरी वर्सेस बिलावेरी। स्वामी को छोड़कर संपूर्ण विश्व के विरुद्ध अधिकार संपत्ति होता है। फिर आ जाओ, कौन सा है? इसमें देख लो, हाक्सवर्थ का केस पहले तो दिया था कि नहीं दिया था? अगर प्रथम पूछेगा निम्नलिखित किस वाद में स्थापित किया गया?
इसमें सर्वप्रथम ने इसमें इस सिद्धांत को निम्नलिखित किस वाद से दृष्टांकित किया गया है? तो दृष्टांकित अगर सर्वप्रथम पूछेगा तो मार देना ब्रिजेश वर्सेस हाकवर्थ का केस, और अगर ऐसे नॉर्मल पूछ लेगा तो आर्मरी वर्सेस डेलामेरी मार देना। ठीक, संपत्ति से कौन सा सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा है? नैसर्गिक विधि का सिद्धांत, श्रम का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत। तो कौन सा? यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? यथार्थवादी सिद्धांत। संपत्ति की परिकल्पना के विषय से संबंधित सिद्धांत, प्रकृति और नैसर्गिक सिद्धांत, श्रम का सिद्धांत, तत्वमीमांसा का सिद्धांत, राज्य शक्ति का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत संपत्ति संकल्पना से संबंधित ना होकर विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? कब्जे के सिद्धांत पर प्रतिपादित नहीं किया। कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। किसने नहीं किया? फ्रीडमैन ने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। फ्रीडमैन ने कब्जे का सिद्धांत का प्रतिपादन सेवेग्नी, सामंड और पोलाक, सेवेग्नी, सामंड और पोलाक इन तीनों ने किया। सही उत्तर को इंगित कीजिए। कब्जे का आवश्यक तो केवल कब्जाधीन वस्तु, केवल आधिपत्य का आशय, कब्जाधीन वस्तु एवं आधिपत्य का दोनों। तो कब्जाधीन वस्तु और आधिपत्य दोनों होना चाहिए। कार्पस और एनिमस दोनों होना चाहिए। कब्जे में कार्पस और एनिमस दोनों होना चाहिए। फिर आ जाओ। अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा का उदाहरण है अव्यवहित कब्जा, अमूर्त कब्जा, व्यवहित कब्जा। तो कौन सा? सेवक के माध्यम से व्यवहित कब्जा होता है। सेवक के माध्यम से व्यवहित कब्जा होता है। तो व्यवहित कब्जा मतलब मीडिएट पोजेशन। व्यवहित को मीडिएट मतलब माध्यम से, मीडिएट पोजेशन। इनमीडिएट अव्यवहित कब्जा, इनमीडिएट मतलब अव्यवहित कब्जा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नांकित में से किसने कब्जे की दो संकल्पनाओं अर्थात तथ्यता कब्जा, विधिता कब्जा को अस्वीकार कर दिया और सत्यता तथ्यता कब्जा की एक संकल्पना को स्वीकार किया? सामंड महोदय ने। सामंड ने कहा कि कब्जे की संकल्पना का केवल एक सत्यता कब्जा और तथ्यता कब्जा है। विधिक कब्जा काल्पनिक हो तथा आधिपत्य और स्वामित्व की विषय वस्तु प्रायः एक ही होती है। जिस वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है उस पर आधिपत्य भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार वस्तु आधिपत्याधीन की जा सकती है, उस पर स्वामित्व भी प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन सा कहता है? ये सामंड कहता है। परंतु उन्होंने यह कहा कि इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, उदाहरण ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि और कुछ। सामंड के अनुसार विधिक कब्जा का है। क्या है विधिक कब्जा? एक मिथकीय संकल्पना है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कब्जा का सही वर्गीकरण नहीं है। कौन सा सही वर्गीकरण नहीं है? प्रत्यक्ष कब्जा और अप्रत्यक्ष कब्जा। कब्जा की विषय वस्तु भौतिक नियंत्रण है और विधिशास्त्र ने कब्जे को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया है: तथ्यता कब्जा, विदिता कब्जा, मूर्त तथा अमूर्त कब्जा, तात्कालिक कब्जा तथा मध्यवर्ती कब्जा, आणविक कब्जा, प्रतिकूल कब्जा, प्रत्यक्ष कब्जा, अप्रत्यक्ष कब्जा। तो सारे कब्जे इसी में हैं। तथ्यता हो जाएगा, विदिता हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा, मध्यवर्ती हो जाएगा, आणविक हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। कौन कब्जा से संबंधित नहीं है? ब्रिजेश वर्सेस हाकवर्थ। ये है आर बनाम मूर, लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज बनाम ये ही नहीं है, लंदन वर्सेस स्ट्रीट, टावर्स बनाम लिमिटेड। ये सारे केसेज हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ। कब्जा दो तत्वों से बनता है: कब्जाधीन वस्तु प्रभावकारी आधिपत्य का आशय निम्नलिखित में से किससे उपवर्णित है? तो सेवेग्नी के अनुसार कब्जे के दो तत्व हैं: कब्जाधीन वस्तु, कार्पस जिससे सेवेग्नी का आशय वस्तु पर भौतिक नियंत्रण से है, आधिपत्य का आशय अर्थात वस्तु को धारण किए जाने की मानसिक इच्छा से है। किससे? वस्तु को धारण किए जाने की मानसिक इच्छा से। नेक्स्ट आ जाओ। एक और बच्चा है, इसको भी खत्म कर दिया जाए। आधिपत्य का आशय कब्जे का एक आवश्यक तत्व है। आधिपत्य का आशय कब्जे का एक सेवेग्नी ने
सेवेगनी ने कहा, आधिपत्य का आशय कब्जे का एक आवश्यक तत्व। आधिपत्य का आशय एक कब्जे का आवश्यक तत्व है। कब्जे की संकल्पना में एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है कि कब्जा धारण करने वाले अन्यों द्वारा हस्तक्षेप अपरवर्जन करने का आशय। अभिरक्षा का तात्पर्य यथार्थ भौतिक नियंत्रण, जिसमें अन्यों को हस्तक्षेप से रोकना भी है। अभिरक्षा के संबंध में आधिपत्य संबंधी उपचार वे उपचार होते हैं जो आधिपत्य की रक्षा हेतु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। तथ्यता कब्जा संपत्ति पर वास्तविक अधिकार प्रदान करता है। तथ्यता कब्जा उसी वस्तु स्थिति पर संभव होता है जब किसी वस्तु पर वस्तु का तात्कालिक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। तथ्यता कब्जा उन वस्तुओं तक विस्तारित हो सकता है जो किसी व्यक्ति के तात्कालिक प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे हो। तथ्यता कब्जा उसी स्थिति पर संभव है जब कब्जादार को कब्जे की विधिक अधिकार प्राप्त हो। किसी वस्तु पर तथ्यता कब्जा होना उस पर भौतिक नियंत्रण प्रतीत होता है। किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच संबंधता तथ्यता कब्जा कहते हैं। तथ्यता कब्जे के लिए व्यक्ति और वस्तु केवल भौतिक नियंत्रण में ही होना पर्याप्त नहीं है, अपितु उस व्यक्ति के अन्यों को उस पर कब्जा अपवर्जित करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, अब जब कब्जे का अर्जन पर आणविक परिधान द्वारा किया जाता है तो वह निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है कि होता है ट्रोडिसियो ब्रोनो मानो का केस हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा एंटारमेंट का केस हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन पजेसोरियम। इसका आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, इसको पढ़ लो। कब्जे का अर्जन आणविक परिधान द्वारा ट्रॉमसो ब्रूनो मानो एंटारमेंटर कॉन्स्टिट्यूशनल पजेसरियम प्रकार से किया जा सकता है। जब अवर्ती कब्जे को आंतरित किया जाता है तथा तात्कालिक कब्जा आंतरित के पास ही रहता है तो कब्जे के आणविक प्रदान को ही की रीति से कॉन्स्टिट्यूशन पजेसरियम कर जाता है। ट्रेडिसियो ब्रोबी मानू रीति के मध्यवर्ती कब्जा के अंतरण से किया जाता है जिसके पास तात्कालिक कब्जा पहले से ही होता है। अभिदारी बनाना रीति के अनुसार मध्यवर्ती कब्जे का अंतरण तब होता है जब तात्कालिक कब्जा तीसरे के पास हो। अब नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कब्जा अर्जित करने का तरीका नहीं है? तो कौन अर्जित करने का कब्जा अर्जित करने का तरीका नहीं है? लेने द्वारा, ग्रहण, परिधान द्वारा, विधिक परिवर्तन द्वारा। दो आवश्यक तत्व होते हैं, कार्पस पजेशियो, एनिमस डोमिनियो। कार्पस पजेशियो का अर्थ होता है प्रभावी नियंत्रण तथा बाह्य हस्तक्षेप को बहिष्कृत करने की क्षमता। एनिमस डोमिनियो का अर्थ होता है किसी वस्तु को स्वामी के रूप में धारित किए रहने की इच्छा। कब्जे को अर्जित करने का तरीका अर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, सूची को मिलाओ। मालिक अपना माल एक अभिकर्ता के पास जमा करता है तो ये क्या हो जाएगा, व्यवहित कब्जा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, व्यवहित कब्जा हो जाएगा। क्रेता दुकानदार से पुस्तक खरीदता, अव्यवहित, डायरेक्ट खरीदता है, अव्यवहित कब्जा हो जाएगा। फिर उसके बाद स्वामी द्वारा पहनी हुई घड़ी तो क्या होगा, मूर्त कब्जा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, लेखक अपनी पुस्तक पर क्या बोलता है, कॉपीराइट, अमूर्त कब्जा। कॉपीराइट अमूर्त कब्जा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पेज है, बस खत्म हो जाएगा जूरिस्प्रूडेंस आप लोगों का। ए द्वारा अपने मालिक स्वामित्व के पास बी की अनुमति से बी के मकान के कमरों में रखा जाता। कमरों पर ए ने अभिकर्ता द्वारा ताला बंद किया जिसमें चाबियों को ए की अनुमति से ए के पति एच द्वारा दे दिया। कमरे का कब्जा कैसा माना जाएगा, ए के पास माना जाएगा। ए के अभिकर्ता द्वारा ए की अनुमति से बी के कमरे में माल रखकर बंद करके कमरों की चाबियां ए के पति एच को सौंपने के बाद कमरे पर एच का भौतिक नियंत्रण होने के कारण कमरे का तात्कालिक कब्जा ए के पति एच का होगा किंतु वास्तविक कब्जा ए का होगा क्योंकि ए ही स्वामी है। भारत में अधिनियमों में कौन सा अधिनियम कब्जा की रक्षा करता है? कौन सा अधिनियम कब्जा की? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दोनों सारे दोनों करता है।
तो दंड प्रक्रिया कौन सा करता है? 145 करता है। SRA कौन सा करता है? 5, 6, 7, 8 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कब्जे से संबंधित है? कब्जे से संबंधित कौन सा है? उपयुक्त तो सभी है। कब्जे से संबंधित कौन सा है? कब्जे से संबंधित मैरी वर्सेस ग्रीन भी है, एनकोना वर्सेस रोजर्स भी है, हिटबर्ट वर्सेस मैक्रियान भी है। कब्जा ग्रहण द्वारा कब्जा, बाई टेकिंग, बाई डिलीवरी, परिधान द्वारा, विधि के परिवर्तन द्वारा कब्जे, एलिवस टे ब्रिग गैस कंपनी, हनना टे पील, रेग टे रील, ब्रिजेश टे हाक्सवर्थ, ये सारे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या आ जाए? कब्जा से संबंधित आर वर्सेस चियर्स, मैरी वर्सेस ग्रीन, आर वर्सेस हडसन और गैली वर्सेस बनाम ली। तो मैरी वर्सेस ग्रीन, आर बनाम हडसन दोनों कब्जे से संबंधित हैं। कौन सा कब्जा मूर्त और अमूर्त कब्जे के रूप में विभाजित करता है? कौन सा कब्जा मूर्त और अमूर्त? सामंड। मूर्त और अमूर्त कौन विभाजित करता है? सामंड। मूर्त और अमूर्त कौन विभाजित करता है? सामंड करता है। फिर आ जाओ इच्छा का सिद्धांत विधिक अधिकार से। इच्छा का सिद्धांत विधिक अधिकार से। फिर यथार्थ का इच्छा का सिद्धांत विधिक अधिकार से। फिर यथार्थ का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से। यथार्थ का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से। घोषणा का सिद्धांत पूर्व निर्णय से सिद्धांत। घोषणा का सिद्धांत पूर्व निर्णय से सिद्धांत। और धारणाशय का सिद्धांत कब्जा से संबंधित है। धारणाशय का सिद्धांत कब्जा से संबंधित है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसको सीधे सीधे यहीं से देख लो। लास्ट क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ हीगल, द ओपन सोसाइटी एंड इंडियन एनिमीज, द नेचर ऑफ पॉजिटिव लॉ, किंग एंड कार्लसन। इसको देख लेना, ये वैसे इंपॉर्टेंट। द फिलॉसफी ऑफ हीगल किसका है? WT स्टेट्स का है। द ओपन सोसाइटी किसका? KR पोपर का है। इट्स एनिमीज पोपर का। द नेचर ऑफ पॉजिटिव लॉ किसका? लाइटवुड का। ये खूब पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइटवुड का कौन है? द नेचर ऑफ पॉजिटिव लॉ। किंग एंड काउंसलर किसका? आर्थर मैरिस होडकार्ट का। तो JS लाइटवुड का कौन सा है? द नेचर ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो आई होप इतना आपका समाप्त हो गया। तो जूरिस्प्रूडेंस के 3 लेक्चर घटना चक्र के मैंने बना के डाल दिए हैं। रिवीजन के लिए बहुत आसान है। एग्जाम से कुछ दिन पहले आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, तो आपका जूरिस्प्रूडेंस का कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो अगर मन करता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और लोगों में शेयर कर देंगे। थैंक यू।